अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं NCERT है जो उसकी साइंस का 10वीं की साइंस ली है इसमें 10th की, और इसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिए हुए थे इस वीडियो में लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि जो साइंस का पोर्शन रहता है हमने देखा था पीछे भी कि भी साइंस का पोर्शन है NCERT के टेक्स्ट बुक से ही आया था, और ये 10वीं का है, 10वीं की टेक्स्ट बुक से हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है लेड ऑक्साइड दिया, प्लस में कार्बन है, लेड प्लस में CO2 हो रहा है। तो इसने पूछा है कि भी इनमें से कौन सी चीज़ें हैं इसमें घटित हो रही है। तो लेड ऑक्साइड का देखिए जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला है, तो लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ, जहाँ से क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, उसका रिडक्शन होता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ती है उसका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब कि रिडक्शन को हिंदी में कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन हिंदी में कहेंगे रिडक्शन को। और जो ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या कहेंगे? उसको उपचयन बोलेंगे, उसको उपचयन बोलेंगे या ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। ये है क्या है, लेड ऑक्साइड है जो अपचयित हो रहा है, ये राइट आंसर राइट है इसमें। और दूसरा क्या है, कार्बन। कार्बन का ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो CO D है, ये राइट है इसमें। और इसने पूछा है क्वेश्चन क्या है कि भी कौन सा कथन है असत्य है, कौन सा कथन है सत्य है। ऊपर वाले दोनों है, शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है उपचयित हो रहा है, तो ये दोनों गलत है। इसमें ऑप्शन 1 राइट आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछे कि राइट कौन सा है, तो राइट में CO D आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से एक क्वेश्चन बनेगा। आगे है Fe2O3 प्लस में 2Al2O3 प्लस में 2Fe। ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है किस तरह की अभिक्रिया है? आयरन ऑक्साइड प्लस में एल्यूमिनियम, तो बना क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। तो इसमें क्या हुआ, किसी ने चेंज किसको, ये देखिए एल्यूमिनियम में किसको रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है, आयरन को रिप्लेस किया ना। तो मतलब क्या क्या विस्थापित किया है, इसकी जगह अपने आप आ गया और यहाँ पे F जोड़ गया। तो क्या हो गया, सिंगल विस्थापन, मतलब विस्थापन अभिक्रिया इसमें क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे अगर अंग्रेजी में बोलेंगे। विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट है वो होगा इसमें। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। आगे दोनों भाषाओं में करा रहे हैं, ताकि अगर आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश वाले समझ में आ जाए इतने टर्म है, या हिंदी में तो हिंदी में समझ में आ जाए। लघु चूर्ण पर है तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाना है। इसमें क्या कहा, आयरन फिलिंग है, कोई आयरन लौह चूर्ण है, उसमें तनु डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट है, वो डाला जाता है। तो आयरन क्या बनेगा, वहाँ पे बनेगा आयरन क्लोराइड। क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन। एक तो आयरन क्लोराइड, इसकी रिएक्शन लिख देते हैं हम, क्या कह रहा है, Fe लोह चूर्ण है जो प्लस में HCl है, ये मिलाया जाता है। तो पूछ रहा है कि क्या बनता है, तो बनेगा FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन है। जो इसको अगर हम वो करेंगे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से समीकरण बनेगी। तो क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस और क्या है, आयरन क्लोराइड है, ये बना है। क्या होता है जब धातु होती है ना, कोई धातु अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी, तो वो क्या है, धातु ऑक्साइड धातु क्लोराइड है बनाएगा, ये आपका HCl क्लोराइड इसके साथ। और हाइड्रोजन गैस है, क्या निकलेगी इसमें से, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर कोई धातु है अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगी। तभी तो जो अचार वगैरह हैं खट्टे होते हैं, नींबू का अचार वगैरह, आम का अचार खट्टे होते हैं, जो उसमें हम बिक्कर में, जो लोहे का बिक्कर है उसमें नहीं रखते, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाएगा, किसकी वजह से, हाइड्रोजन गैस है वो उसमें बन जाएगी, इस वजह से। आगे है, किसी विलयन में है जो लाल लिटमिस है, लाल लिटमिस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा, क्या होगा, इसका pH है कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा। क्या होगा, 7 से ज़्यादा, 10 होगा। जो pH स्केल होता है 1 से 14 होता है, pH स्केल में होता है ना, 7 तक है। 7 क्या होता है, 7 आपका उदासीन होता है। उदासीन मतलब न तो उस पर बेस होता है न ही एसिड होता है, वो 7 है। जो 7 से नीचे क्या होता है, एसिड होता है। 7 से नीचे अम्ल होते हैं, और 7 से ऊपर क्या होते हैं, बेस। बेस मतलब सार्स है जो, वो होते हैं। ठीक है, तो लाल को लीला कौन करेगा,
जो बेस होंगे, बेस क्या करेगा, लाल को नीला करेगा, और अम्ल होंगे, एसिड होंगे, वो क्या करेंगे, नीले को लाल है वो कर देंगे, है ना। ये इस तरह से जो आंसर होगा पीएच होगा, जो 7 से ऊपर होगा वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलेन में क्या होगा, इस विलेन में है क्या होगा, इनमें से अंडे का जो कवच होता है, बाहर की कवरिंग होती है, जो सेल होती है जिसमें जो अंडा होता है उसको बाहर उतार के पपड़ी ही नहीं होती सफ़ेद, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। तो जब कैल्शियम जो कैल्शियम है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है HCl के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगी, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज होगी। तो इसमें से क्या है, अभी किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो HCl के साथ है जो है विक्रिया करके है क्या, CO2 निकलेगा, और जो दूध जो है चूने का पानी उसको कैसा करेगा, दूध को दूधिया चूना, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने का पानी ये पास करवाया जाएगा तो उसका रंग है कैसा हो जाएगा, दूधिया रंग हो जाएगा, तो HCl आएगा इसमें। NaOH का 10 ml विलेन HCl के 8 ml विलेन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH उसी विलेन में 20 ml लें और उसे जो उदासीन करने, न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl के उसी विलेन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, देखिए जो NaH का 10 विलेन को उदासीन करने के लिए कितनी चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए, किसकी, इधर NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इधर HCl है, ये चाहिए, 10 के लिए 8 चाहिए। और हमें अब क्या चाहिए, 20 का, है ना, 20 की, तो इसका भी डबल हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 ml की आवश्यकता होगी। स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन क्वेश्चन सिंपल सा मैथ का है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का है प्रयोग किया जाता है। अधिक खा लेते हैं तो पाचन से हमारा जो पेट है वो खराब हो जाता है, उससे उसमें क्या है, HCl का स्राव है, HCl ज़्यादा बनने लग जाता है। जो पेट में HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो इसको क्या करेगा, अम्ल को अगर उदासीन करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो इसका उल्टा डालना पड़ेगा, मतलब कि सार्स है जो वो डालना पड़ेगा, बेस है, कोई बेस चीज़ है वो डालेंगे इनमें से, और इनमें से कौन सी जो बेस है वो चीज़ है, वो एंटासिड है, जो एंटासिड है वो होगा, एंटासिड है वो डालेंगे इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होते इस टाइप के। निम्न में से कौन सा युगल है जो विस्थापन अभिक्रिया है प्रदर्शित करता है। ऑप्शन से सामने है, विस्थापन अभिक्रिया कौन है इसमें से प्रदर्शित करेगा, जो AgNO3 है और कॉपर विलेन है, कॉपर धातु है, ये करेंगे, क्योंकि जो कॉपर धातु होती है, कॉपर Cu प्लस में AgNO3 होगा, जो कॉपर धातु होगी वो सिल्वर को विस्थापित कर देगी क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील है, तो इस वजह से जो ज़्यादा पावरफुल है। जब 10th का टॉपिक उठाएंगे आप धातु का, उसमें एक रिएक्टिविटी का वो मिलेगा कि अभी क्रियाशीलता की एक टेबल सी मिलेगी, उसमें एरो मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा, इसके नीचे कुछ मेटल से आइटम है वो लिखे होंगे, धातु या धातु है, धातु ऊपर तो कुछ लिखे होंगे, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, जो ऊपर हैं वो अभिक्रिया करेंगे, और इसमें जो श्रेणी में ऊपर होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, नीचे जो होगा वो कम पावरफुल होगा। तो एक बार 10वीं की जो है साइंस उठा के उसमें देख सकते हैं, ये वाली चीज़ है, उससे पता चल जाएगा। NaCl विलेन है, कॉपर धातु को जो है रिप्लेस नहीं कर सकता जो कॉपर है, क्योंकि NaCl ज़्यादा क्या है, पावरफुल है, ऊपर टॉप मोस्ट कैटेगरी में आते हैं। सोडियम है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि जो पोटेशियम और सोडियम होता है, पोटेशियम और सोडियम तो इतना क्रियाशील होता है, अगर इसको हम बाहर वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये वायु में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, उसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा, तो इस वजह से इनको है केरोसिन ऑयल वगैरह में डाल के रखते हैं, ठीक है ना। ये सारे इनसे जो है आयरन से, सिल्वर से आयरन ज़्यादा क्रियाशील है तो इसको रिप्लेस नहीं करेगा, तो है विस्थापन अभिक्रिया 4th में होगी, ऑप्शन नंबर डी में।
लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से लगने के लिए निम्न में से कौन सी विधि है उपयोग में की जाएगी? तो जिंक की परत है, जिंक की परत है, इसमें चढ़ाई जाएगी। जिंक का पेंट, जिंक या पेंट का उपयोग करके है, पेंट लगा कर भी है इसमें जो है यूज कर सकते हैं, जो ठीक है ना, जो ज़्यादा विधि उपयुक्त है वो जिंक की परत इस पर लगाएंगे तो हो जाएगा। यदि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उसका उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या कहलाता है? यह तत्व क्या कहलाएगा? कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम होगा। कैल्शियम ऑक्साइड है, जल में जो है घुलनशील होता है और इसका गलनांक है वो क्या होता है? उच्च होता है। कैल्शियम किस में घुलनशील है? वाटर में। जबकि जो सिलिकॉन है और लोहा है, ये ऑक्साइड जल में घुलनशील है इनकी। और जो कार्बन का ऑक्साइड है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है, ये घुलनशील है, लेकिन ये क्या है? ये गैस है आपकी। क्या है? गैस है। तो इसमें आंसर आएगा जो कैल्शियम है ये रहेगा। अभी हमने जो बताया था कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि जो खाद्य के पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें पैकिंग होती है, तो उनमें जिंक की बजाय टिन का प्रयोग किया जाता है। जो टिन की क्या है, इसमें में से टिन है जो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। जिंक है जो अधिक क्रियाशील है, इस वजह से टिन का प्रयोग किया जाता है। ये जल्दी क्रियाशील है तो उसके साथ क्रिया कर लेगा, तो इस वजह से है ये जो है यूज किया जाता है। आगे है हमारा क्वेश्चन, एथेन का आणविक जो सूत्र है एथेन का वो बताना है। एथेन ऑप्शंस हैं, एथेन 6 संयोजक आबंध है। कौन से ऑप्शन है देख सकते हैं आप, ये कौन से ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो इसका रहेगा C2H6 का। इसमें रहेंगे 7 जो संयोजक आबंध है वो रहेंगे। इसकी संरचना किस तरह से होगी? C2 की कार्बन 2 हो गए और इसमें इसकी वैलेंसी के लिए 4 इधर, ये 3 इधर हाइड्रोजन हो गए, एक इसके साथ बॉन्डिंग होगी और इसके भी 4 पूरे करेंगे हम, तो इस तरह से रहेगा। तो इसकी क्या हो गए? 7। क्या हो गए? 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 संयोजक जो आबंध हैं बॉन्ड हैं वो होंगे इसमें। आगे है ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक जिसका प्रयागात्मक समूह क्या होगा? क्या होगा? वो होगा कीटोन। कैसा होगा? कीटोन होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ब्यूटेनॉन की जो स्ट्रक्चर होगी, ये कार्बन पे कीटो ग्रुप, इधर जो कार्बन के मोल इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे इधर 4 के साथ, और यहाँ पे इधर इसकी हो जाएगी कीटो। इसमें क्या कहा? 4। ये चतुर कार्बन है ना, 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन हमने ले लिए। ठीक है, अब इनकी वैलेंसी हमें पूरी करनी है। इनकी तो 4 पूरी होगी, इसकी 3 होगी, एक चौथी ये हो गई। ठीक है, 4 होगी। इसकी 4 पूरी कैसे करेंगे? 1 2 3 और 4, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। और इसकी 4 पूरी कैसे करेंगे? 3 लग जाएंगे, तो एक पहले ही बॉन्ड है, इधर एक H एक H, ये ब्यूटेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन, BUTANONE। ठीक है, जिसमें ONO कीटोन ग्रुप से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है कीटोन ग्रुप का आएगा। आगे है, ये देख लिया हमने चतुर्थ कार्बन का। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? बाहर से काली होगी तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन की कमी होगी, ईंधन है पूरी तरह से नहीं जल रहा। इसका क्या मतलब होगा? ईंधन है पूरी तरह से नहीं जलता। वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होता है और उसके कारण है जो हाइड्रोकार्बन से जो है हमारा जो बर्तन है वो काला हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ईंधन है पूरी तरह से जल नहीं रहा है, इस वजह से ये उजाला है। आगे है, आगे हमारा क्वेश्चन, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी है जो उसमें बाईं तरफ से, आवर्त सारणी में बाईं से दाएं की ओर जाने में प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो आवर्त सारणी होती है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये जो एटम्स जो रखे जाते हैं, तो उसके बारे में पूछा गया है। उसमें बताना कि कौन सा कथन है असत्य है। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, इधर से दाएं से बाएं जाएंगे तो जो धात्विक है वो घटेगी, बाएं से दाएं। इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो, क्योंकि इधर हमारे जो होते हैं 2, ये इसमें धातु होती हैं इधर, और इधर से जाएंगे तो अधातु इधर आ जाती हैं, फिर नोबल गैस आती हैं।
तो धात्विक करैक्टर तो इनमें रहेगा इधर वाले में, और इधर है धातु है तो मतलब घट रहा है, तो बिल्कुल सही है, धात्विक प्रकृति है वो घट रही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ती है, ये भी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे, इधर से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है, इधर टेंडेंसी होती है, उनकी प्रवृत्ति होती है वो जल्दी से जल्दी है जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर ले लेते हैं, इस वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए धातुओं पे पॉजिटिव चार्ज होता है इधर। तो इधर जो है परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं और इधर जो है गेन करते हैं, गेनिंग बढ़ेगी, ये गलत है तीसरे वाला। इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ठीक है ये बात है, तो ये ऑप्शन सी है, ये इसमें कथन रह सकते हैं। तत्व XXCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड है जो एक ठोस तथा जिसका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा, तो किस समूह के अंतर्गत होगा, ये होगा जो है मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम होगा इसका जो मैग्नीशियम इसकी संयोजकता क्या है, 2 है, तो इसका मतलब है जो उसकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 हैं तो उसमें 2 हैं, तो मतलब धातु 2 वाला होगा, तो 2 वाला इनमें से कौन सा है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड इस वजह से आ जाएगा, ठीक है, Mg इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। मनुष्य का जो वक्र होता है उसमें, मनुष्य के वक्र में क्या होता है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, यह उत्सर्जन से संबंधित है। जो किडनी होती है वक्र किसको बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं, और उत्सर्जन के लिए है ये जो संबंधित है। पादप में जाइलम है जो किसके लिए उत्तरदायी होता है, जाइलम, देखिए जाइलम होता है किसके, जल का वहन है जो उसके लिए होता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड के, फै से फ्लोएम, फै से फूड होगा हमारा, और जैसे जाइलम जैसे जल, तो इससे आसानी से ध्यान है, आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। अगर भोजन का वहन पूछे तो फ्लोएम आएगा। स्वयंपोषी जो पोषण के लिए आवश्यक है, स्वयंपोषी पोषण के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, सारे के सारा की आवश्यकता है, इसके लिए पड़ती है। आगे है पायरुवेट के विखंडन से यह है कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, तो कहाँ पे होती है, यह क्रिया होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एटीपी मिलते हैं, एटीपी की फुल फॉर्म आती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसी वजह से है, तो वहाँ पे जो ऊर्जा है मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो जो साइटोकाइनिन है ये इनमें से पादप हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ये मानव के ह्यूमन के 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, ये तंत्रिका कोशिका ये मध्य खाली जगह वो क्या होगी, ये उसको बोलते हैं सिनेप्स। मस्तिष्क से उत्तरदायी है तो किसके लिए, सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने रखने के लिए, सभी के सभी के लिए जो हृदय है हमारा जो है रिलेशन में आता है उसका। आगे है अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन किस में होता है, इनमें से अलैंगिक जनन है ईस्ट में होता है। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इनमें से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, शुक्रवाहिका है, ये मेल से रिलेटेड है, अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी ये जो मादा जनन तंत्र है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका भाग है, और मेल का है शुक्रवाहिका इसमें है। परागकोश है, परागकोश में क्या होते हैं, परागकोश में है परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण, पोलन ग्रेन्स। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है मेंडल के एक प्रयोग में, मेंडल ने प्रयोग किया था उसमें एक लंबे जो मटर का पौधा है, मटर के पौधे जिसके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बोने पौधे का जो सफ़ेद पुष्प से कराया गया, उसकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से आधे बोने थे। इससे कहा जा सकता है कि जो लंबे जनक होते हैं, ये क्या क्या कह रहा है कि भी जिसके लंबे मटर के पौधे थे, टाल थे, है ना, टाल थे, और पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे,
हाँ। और संकर्ण जो बोना पौधा है, टी है, छोटा टोई टी हम किससे डिनोट करेंगे, छोटे से। और जो सफ़ेद पौधा है उसको किससे डिनोट करेंगे, सफ़ेद पौधे को डब्लू से कर लीजिए। तो इसमें जो जनन पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न आएगी वो कौन सी आएगी, ऑप्शन नंबर सी की आएगी। टी बड़ा छोटा, ये छोटा टी और डब्लू डब्लू बड़े आएंगे। आगे बढ़ते हैं। संजात अंगों का उदाहरण है। संजात अंगों, हमारा हाथ कुत्ते के अगरपाद है, हमारे दांत हाथी के दांत है, आलू घास के जो ऊपरी भूसारी है, ये सभी के सभी में संजात अंगों के जो है उदाहरण है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है, तो किससे समानता है, तो दिखती सी बात है, चीन के जो विद्यार्थी होंगे वो मानो ही है, तो उनसे है। आगे है जी, निम्न में से किस पदार्थ का लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, इनमें से कौन से का है जो लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं होगा, तो देख सकते हैं जल का भी प्रयोग होगा, जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं उनका तो यूज हो जाएगा, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी का नहीं होगा। लेंस बनाने के लिए जो पारदर्शी पदार्थों से लेंस बनाया जा सकता है, जल, कांच, प्लास्टिक, ठीक है, जो मिट्टी है ये पारदर्शी नहीं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से जो बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और जो वो मुख्य फोकस है उसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो अवतल दर्पण के आगे एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब है वो बनता है। आगे है, आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन। किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, तो कहाँ पे रखेंगे, ये रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। कहाँ पे, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे। जब बिंब को उत्तल लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी पर रखेंगे तो अर्थात जो वक्रता केंद्र होगा वहाँ पे रखा जाएगा, तो बिंब के ही समान आकार का उल्टा और वास्तविक है केंद्र पर ही बनेगा जो प्रतिबिंब है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी गोलीय दर्पण और किसी पतली गोलीय जो पतला गोलीय लेंस है दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसे होंगे, तो ये दर्पण है, दर्पण होगा उत्तल और लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। दर्पण और लेंस के बाईं और फोकस दूरी समान ऋणात्मक होता है, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर है सी रहेगा इसमें। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो कैसा जो दर्पण होगा, या तो वो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है चाहे किसी भी जगह पर रखी हो, जबकि अवतल दर्पण है जो प्रतिबिंब है सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का बनाता है, उत्तल दर्पण है जो, ठीक है ना, जो है उल्टा दोनों प्रकार का, जो दर्पण से बिंब की दूरी पर निर्भर है, ये दोनों उस पर डिपेंड करते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो इनमें से कौन सा लेंस है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है, ये लेंस करेंगे। जब बिंब को उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो लेंस की दूरी की और वक्रता केंद्र से एक जो है सीधा प्रतिबिंब है विवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस द्वारा हमेशा बिंब है जो अवतल लेंस है इसके द्वारा है छोटा प्रतिबिंब है बनता है। आगे है मानव नेत्र, जो है मानव नेत्र का है आगे क्वेश्चन। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा जो कारण है हो पाने का कारण क्या है, वो समजन है, इसका कारण है जो समजन है, ऑप्शन नंबर बी। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते वह कौन सा है, तो किस पर जो है भाग बनाते हैं, दृष्टिपटल है जो रेटिना होता है, रेटिना पर है जो है रेटिना आंखों के पिछले भाग में होता है, एक सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें जो प्रकाश उग्राही कोशिकाएं लाइट सेंसिटिविटी सेल होती हैं वो होती हैं, रेटिना पर ही बनता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो अलपतम दूरी होती है वह कितनी होती है, वह 25 सेंटीमीटर मानी जाती है, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किस तरह, जो ऑप्शन नंबर पक्षमापी द्वारा है, इस तरह से किया जाता है। प्रतिरोध की आर के किसी जो है प्रतिरोध दिया गया है
आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बार भागों में बांटा गया, इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का मूल तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर बटे में आर डैश, ये आर डैश है तो अनुपात का मान है वो निकालना है। पूरे तार का प्रतिरोध कितना है, आर है, और तार के प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध 5 टुकड़े किए तो आर बटे में 5 हो गया। और जो क्या है पार्श्व संयोजित किया जाता तो संयोजन उपरांत तार का तुल्य प्रतिरोध क्या है, आर डैश है, वो आर डैश भी रखा। तो 1 में आर डैश क्या होगा, 5 में आर प्लस में 5 में आर प्लस में 5 में आर प्लस में 5 में आर, ये इस तरह से होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने पर क्या आएगा, एक बार और 5 बार, ये ना 5 टुकड़े किए तो 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 में आर डैश क्या हो जाएगा, 25 में आर हो जाएगा। जो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है 25 आ जाएगा, क्या आएगा 25, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पद है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, कौन सा नहीं करता। देखिए P किसके बराबर होता है, P इजगल टू वी आई होता है, ठीक है, ये पहला हो गया। और या फिर P इजगल टू आर, जो आई स्क्वेयर आर होता है, और आई किसके बराबर होता है, वी स्क्वेयर अपॉन में आर होता है। ये भी है जो ऑप्शन नंबर आई आर स्क्वेयर है, आई आर स्क्वेयर नहीं होगा, आई स्क्वेयर आर होगा, तो ये नहीं है तीनों में। बाकी आई स्क्वेयर आर है, वी आई है, वी स्क्वेयर अपॉन में आर है, तीनों होंगे। आगे देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब का जो अनुमंतांक है 220 वोल्ट और 100 वोल्ट है, जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसका जो द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी, कितनी ऊर्जा है यूज की जाएगी। V कितना दिया गया है 220, P कितनी दी गई है पावर 100 वोल्ट, और हमें पता है P इजिकल टू वी स्क्वेयर अपॉन में आर होता है। P कितनी दी गई 100 दी गई है, 100 इजिकल टू 220 इंटू में 220, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आर हो जाएगा। और यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो इधर या 100 आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 जीरो काट लेंगे तो ये आ जाएगा 22 की गुणा 484 है, जो 484 जो ओम है वो आर आ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना आ गया 484 ओम आ गया। और अभी है जो हमें क्या निकालनी है, अभी हमें पावर है जो निकालनी है, तो पावर का है वी स्क्वेयर अपॉन में आर होगा। तो 110 कितनी है वोल्ट, 110 गुणा में 110 अपॉन में 484। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आंसर है, 25 वोल्ट है वो आ जाएगी पावर। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन में जो उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात है ये क्या होगा, क्या अनुपात होगा। मान लीजिए यहाँ पे विभवांतर है, जो विभवांतर है वो V है, और जो तार की श्रेणी में संयोजन के पश्चात प्रतिरोध है वो R1 है, और जो है संयोजन के जो श्रेणी क्रम का था जो सीरीज में था, और पार्श्वक्रम में संयोजन के पश्चात बाद है वो R2 है, ठीक है। पार्श्वक्रम में, श्रेणी क्रम में सीरीज में और पैरेलल में R2 होगा मान लीजिए। तो फिर मानना श्रेणी क्रम में संयोजन के पश्चात जो ऊष्मा उत्पन्न हुई वो मान ली हमने H1, और जो पैरेलल के बाद पार्श्वक्रम के बाद हुई वो H2 मान ली, ठीक है। अब संयोजन के जो पश्चात कुल प्रतिरोध क्या होगा R1, वो होगा R प्लस में R इक्वल टू 2R होगा। और जो पार्श्वक्रम का होगा, जो पैरेलल का होगा, पैरेलल का ये तो 2R हो गया, पैरेलल का हो जाएगा 2 अपॉन में R, इस तरह से निकालेंगे तो ये 1 अपॉन में R2 हो जाएगा, और यहाँ से R2 हो जाएगा R अपॉन में 2, और पहले जो सीरीज में आ रहा था वो 2R हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से H जो हीट की होगी H1 अब H2, तो वो क्या होती है आई स्क्वेयर RT होती है, ये फॉर्मूला होता है। इससे सोल्व करके है जो मान रख के इसको निकालेंगे तो रेशियो हमारा आएगा, ये वाले दोनों में वैल्यू रख देंगे आई स्क्वेयर RT की, ठीक है। तो जो रेशियो आएगा 1:4 आएगा, इसमें क्या आएगा 1:4 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट है जो निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, इनमें से कौन करता है, तो ये करता है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री जो क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार है जो वो करता है। आगे है वह
जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो घटना है वो क्या है इसमें, वह जो ऑप्शन नंबर सी है, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित जो विद्युत धारा उत्पन्न करना है, ये है इसका जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिघटना। आगे है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो वो जनित्र है। जनित्र ऑप्शन नंबर ए है, ये राइट आंसर है। किसी एसी जनित्र और जो डीसी जनित्र होता है, एसी और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर यह है कि क्या अंतर है उनमें दोनों में। जो एसी होती है, एसी जनित्र में जो सर्पी बल होते हैं, जबकि जनित्र में डीसी में द्विपर के जो परिवर्तक होता है इसमें डीसी में, डायरेक्ट करंट में। ये अल्टरनेट करंट है, ये डायरेक्ट करंट। लघु पतन के समय परिपर्थ में विद्युत धारा का मान कैसा होगा, लघु पतन में बहुत अधिक है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर है जो सी राइट आंसर होगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग है किस दिन नहीं कर सकते, तो किस दिन नहीं कर सकते, जब बादल अधिक होंगे, जिस दिन है क्या होंगे, बादल अधिक होंगे, बादलों वाले दिन है, ये नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन है जो जैव ऊर्जा का क्या है, उदाहरण नहीं है। जैव ऊर्जा का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है जैव ऊर्जा का, बताइए। जैव ऊर्जा का लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय कोयला, तो कौन सा जो नाभिकीय ऊर्जा है, ये जैव मात्रा का ऊर्जा का उदाहरण है। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, तो कौन सा नहीं सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न, तो इनमें से जो बताइए, और आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। चलिए ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ देते हैं हम। सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती। ये इसमें भी दिख रहा है नाभिकीय ऊर्जा। आगे है, निम्न में से कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो आहार घास, पहले घास आएगी फिर बकरी को मानव खाएगा, तो ये रहेगा। निम्न में से कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट या पंखे का स्विच बंद कर देना, बिल्कुल सही है। माँ द्वारा स्कूटर के विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय पैदल चलाना, ये भी सही है। तो सारे के सारे हैं, तीनों के तीनों पर्यावरण मित्र व्यवहार हैं कहलाएंगे।